तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज आपका नया टॉपिक विच इज इंटीग्रल कैलकुलस। अगर मोटा मोटा सिलेबस देखा जाए तो आपको क्या क्या पढ़ना है इसमें? डेफिनेट इंटीग्रल, एप्लीकेशन, डेफिनेट इंटीग्रल, इनडेफिनेट इंटीग्रल, इनडेफिनेट भी है, और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। उसके बाद आपको एरिया, वॉल्यूम और सरफेस एरिया, लेंथ, ठीक है ना, ये सब कर्व के लिए है। एरिया अंडर अ कर्व, वॉल्यूम रोटेशन का है ना, सरफेस एरिया, लेंथ ऑफ अ कर्व, ये टॉपिक पढ़ना है। उसके बाद आपका आता है एक सेक्शन, ये तो हो गया कह दो कि सिंगल वेरिएबल का कैलकुलस। सो इतना हिस्सा आपका सिंगल वेरिएबल कैलकुलस है। उसके बाद आपका है मल्टी वेरिएबल कैलकुलस, मल्टी वेरिएबल। तो मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में आप पढ़ेंगे डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, और उसके बाद आप बढ़ेंगे एक और सेक्शन है जिसको मैं इसी में लिख दे रहा हूँ इंटीग्रल कैलकुलस में, तो हालांकि चलो नहीं लिख रहा इसमें मैं, ठीक है ना। डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन तक हम यहाँ पे करेंगे। ये मल्टी वेरिएबल कैलकुलस हो गया आपका और वो सिंगल वेरिएबल कैलकुलस हो गया। उसके बाद एक और है इंटीग्रल में ही मैं वेक्टर कैलकुलस बोलते हैं उसको बेसिकली, ये है आपका इंटीग्रल कैलकुलस। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इसी में आपका, मतलब मैं एक ही मान के चलता हूँ बट वैसे टॉपिक दोनों अलग हैं। वेक्टर कैलकुलस अलग है और इंटीग्रल कैलकुलस अलग है, लेकिन ये डबल इंटीग्रेशन ट्रिपल इंटीग्रेशन वाले लॉजिक्स ही जाकर के हम उसमें यूज़ कर रहे होते हैं वेक्टर कैलकुलस में भी, गॉस थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम, ये सब जो है। तो ये पूरा ही मान के चलो आप, मैं इसको बोल देता हूँ IC प्लस VC, ठीक है। मैं इसका नाम रखूँगा इंटीग्रल कैलकुलस प्लस वेक्टर कैलकुलस। तो मेरे लिए ये एक पूरा संपूर्ण पेपर है, ठीक है ना। IC का सिलेबस मैंने आपको बता दिया, VC का सिलेबस ये है। इसमें आपको बेसिकली लाइन इंटीग्रल पढ़ना है वेक्टर कैलकुलस का, VC मतलब वेक्टर कैलकुलस। इसमें आपको लाइन इंटीग्रल पढ़ना है। उसके बाद इसमें आपको ग्रीन्स थ्योरम, गॉस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, ये बेसिकली टॉपिक जो हैं आपको पढ़ने हैं। तो ये होगा आपका वेक्टर कैलकुलस, ठीक है ना, इंटीग्रल और वेक्टर। तो हम अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटीग्रल कैलकुलस। जैसा कि आपको पता है कि मैंने अभी सिलेबस में तो आपको बताया कि इंटीग्रल में आपको बेसिकली ये टॉपिक पढ़ने हैं, डेफिनेट इंडेफिनेट इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स एंड ये चीज़ें। परंतु जो मैं टॉपिक आज आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ, देखो ये सब पढ़ने के लिए आपको पहले बेसिक पता होना चाहिए। तो आज की संपूर्ण क्लास जो बेसिक्स जो है इंटीग्रल कैलकुलस में, जो आगे चल के यूज़ होंगे, जो कभी कभी आपको क्वेश्चन करना आसान कर देंगे, या कभी कभी रियल एनालिसिस में, देखो इंटीग्रल कैलकुलस रियल एनालिसिस ही है अगर कहा जाए तो, बट अप्लाइड है, मतलब अप्लाइड रियल एनालिसिस, एप्लीकेशन है रियल एनालिसिस का। जो जो आप प्रूव करते हैं रियल एनालिसिस में, वो चीज़ें यहाँ पे जो कंसेप्ट्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं, उनका एप्लीकेशन होता है, ठीक है ना। तो कह दो कि जो आपका रियल एनालिसिस है वो थ्योरी है इंटीग्रल कैलकुलस की आपकी, या डिफरेंशियल कैलकुलस की आपकी, है ना। तो हम यहाँ पे केवल एप्लीकेशन करेंगे, तो वही है, फॉर्मूले टाइप के होंगे, तो आपको आसान मैथ्स लगेगी। तो आसान लगेगा तो अच्छा ही है ना, क्योंकि आप लोगों को अभी तक रियल थोड़ा सा तो प्रॉब्लम दे रहा है, नहीं लीनियर आसान लग रहा होगा क्योंकि अगेन वो भी अप्लाइड है। खैर, तो हम स्टार्ट करें। आप एक नियम जानते होंगे, जैसे मान लो आपको एक फंक्शन दिया हो जिसको वेवी कर्व मेथड बोलते हैं,
वेवी कर्व मेथड क्या होता है? ओके, सो वेवी कर्व मेथड क्या है कि मान लीजिए हम ये डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर से मैं लिख देता हूँ कि मान लीजिए आपके पास एफ एक्स इस प्रकार का कोई फंक्शन है, x माइनस ए वन की पावर k1, x माइनस ए टू की पावर k2 एंड सो ऑन x माइनस ए आर टू द पावर kr, जहाँ पे आपका k1 k2 ये kr ये सारे इंटीजर्स हैं और a1 a2 ar जो है बेटा वो कोई भी रियल नंबर्स हो सकता है, दे कैन बी एनी रियल नंबर्स, ठीक है ना। अब हमको पता क्या करना होगा, बेसिकली हमको 4 प्रकार के सेट पूछे जा सकते हैं। एक सेट पूछा जा सकता है उन रियल नंबर्स का कलेक्शन जिन पे एफ एक्स पॉजिटिव हो, एक पूछा जा सकता है उन रियल नंबर्स का कलेक्शन जिन पे एफ एक्स नेगेटिव हो, एक पूछा जा सकता है उन रियल नंबर्स का कलेक्शन जिन पे एफ एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 0 हो, और एक पूछा जा सकता है उन रियल नंबर्स का कलेक्शन जिन पे एफ एक्स लेस और इक्वल टू 0 हो, ठीक है ना। ये वेवी कर्व मेथड से हम कैसे करते हैं वो हम आपको एक्सप्लेन करते जा रहे हैं, ठीक करने जा रहे हैं। अज्यूम करते हैं कि जो आपको वहाँ पे ए आईज लिखे हुए हैं ना, A1 A2 AR, तो अज्यूम कर लेते हैं कि A1 लेस देन A2 लेस देन A3 लेस देन सो ऑन लेस देन AR है, मतलब AR सबसे बड़ा है ए आईज में। तो अब उसके बाद स्टेप 1 क्या होता है? स्टेप 1 होता है कि आप सारे ये जो ए आईज है ना A1 A2 AR सबको नंबर लाइन पे चुपचाप लिख दो ऐसे। ये A1 हो गया, इसके आगे वाला A2 हो गया, इसके आगे वाला A3 हो गया, यहाँ पे आपका AR हो गया और यहाँ पे आपका AR माइनस 1 हो गया। क्लियर? बताइए, यहाँ तक सब सही है। अब आपको क्या करना है कि ये जो आपके पास इंटरवल्स बन रहे हैं ना, ये AR से आगे वाला इंटरवल, AR माइनस 1 से AR वाला, इसके पीछे वाले जो भी ये इंटरवल बन रहे हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि नंबर लाइन पे आपको राइट टू लेफ्ट जाना है, राइट टू लेफ्ट। तो इस साइड से इस साइड में रास्ते में पड़ने वाले सारे इंटरवल में हमको एक काम करना है, या तो पॉजिटिव साइन रखना है या तो नेगेटिव साइन रखना है। अब पॉजिटिव साइन रखना है कि नेगेटिव साइन रखना है, इसी का रूल हमको देखना है। तो स्टेप 1 क्या है कि आप AR के आगे जो राइट वाला है ना, उसमें तो डायरेक्टली प्लस लिख दो, बिना किसी से पूछे प्लस लिख डालो। नाउ द क्वेश्चन इज कि जो आपका ये AR माइनस 1 से AR है, इसमें हमको प्लस साइन रखना है कि इसमें हमको माइनस साइन रखना है। दैट मीन्स वेदर द साइन इज गोइंग टू चेंज फ्रॉम प्लस टू माइनस और इट इज गोइंग टू रिमेन द सेम, प्लस टू प्लस। यही आपको डिस्कस करना है। तो अब जो है स्टेप 2 में क्या होता है? स्टेप 2 में होता है कि आप जो है चेंज द साइन इन द इंटरवल लेफ्ट टू AR अकॉर्डिंग टू द रूल। आप लोग बीच में हाँ ना करते रहना ताकि पता चले कि हाँ आप लोग हो, पता चले मैं फिर से उतना पढ़ा दूं और फिर से स्टार्ट करना पड़े, समझ रहे हो ना। तो जब मैं पूछूं तो आप लोग हाँ समझ में आया, ना आ रहा हो तब भी हाँ बोल दो, ठीक है। तो चेंज द साइन इन द इंटरवल लेफ्ट टू AR अकॉर्डिंग टू द रूल। व्हाट रूल? रूल क्या है? इसमें 2 स्टेप है। पहला, इफ KR इज इवन डोंट चेंज साइन। दूसरा, इफ KR इज ऑड चेंज द साइन। समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? बताइए, समझ में आ रहा है? ये कहने का मतलब ये है कि यहां प्लस है तो यहां प्लस ही रहेगा। अगर आपका जो KR है, KR क्या है? अगर आप देखो तो x माइनस AR की जो पावर है, अगर ये इवन हुआ तो यहां प्लस का प्लस ही रहेगा। अगर ये ऑड हुआ तो ये आपका जो प्लस है ये माइनस हो जाएगा। चेंज करना है बस साइन, ठीक है ना। और यही रूल जो है, ये जो रूल मैंने आपको लिख दिया KR वाले मतलब क्या नाम है, AR के जो है लेफ्ट वाले इंटरवल में, ये AR ही नहीं, कोई भी आपको AI अगर लेना है तो किसी भी AI के लिए आपको क्या देखना है? यहाँ AI होगा आपका, यहाँ AI माइनस 1 होगा, यहाँ AI प्लस 1 होगा,
ठीक है, यहाँ पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, यहाँ पे भी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव रहेगा। वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि जो आपका के आई है वो इवन है या ऑड है। अगर वो इवन है तो यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव रहेगा, अगर यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव रहेगा, अगर के आई इवन है। लेकिन अगर के आई ऑड हुआ, अगर के आई क्या हुआ, ऑड हुआ, तो यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, और यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। कहने का मतलब जो भी यहाँ का साइन है उसका अपोजिट साइन यहाँ वाले पे लगेगा, प्रोवाइडेड के आई जो है वो ऑड है। और अगर के आई इवन है तो जो भी यहाँ पे साइन है वही यहाँ वाले पे लगेगा। ठीक है ना। इस नियम को ध्यान में रखते हुए हमको ये हर एक इंटरवल में, राइट टू लेफ्ट, हर एक इंटरवल में, कौन से इंटरवल की बात कर रहा हूं मैं, ये इंटरवल आपका, ये इंटरवल आपका, है ना, जो भी आपके पास ये इंटरवल हो गया, ये इंटरवल, ये इंटरवल, ये इंटरवल, तो राइट टू लेफ्ट जाते हुए हर एक में यही काम करना है आपको। जब आप ये काम कर लो, मतलब हर एक इंटरवल में पॉजिटिव या नेगेटिव साइन जब आप असाइन कर लो, उसके बाद का काम आता है। यहां तक समझ में आया सबको? पहले ये बताओ, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या करना है उसको मैं एक एग्जांपल समझा, मतलब पहले लिख देता हूं फिर एक एग्जांपल समझाता हूं कि पहला चीज S1 क्या होगा। S1 क्या था बेटा, वो सारे रियल नंबर्स जिन पे fx पॉजिटिव हो। S2 क्या है याद रखना, बस ये मैं बार बार इस स्क्रीन पे नहीं आऊंगा। S2 वो है जिन पे सारे fx नेगेटिव हो, और S3 वो है जहां पे ग्रेटर इक्वल टू 0 हो, और S4 वो है जहां पे लेसर इक्वल टू 0 हो। तो S1 जो है मतलब वो सारे रियल नंबर जिन पे fx पॉजिटिव है, दैट विल बी यूनियन ऑफ all the intervals with पॉजिटिव साइन, जिनके ऊपर आपने पॉजिटिव साइन रखा है। इसी प्रकार से S2 विल बी व्हाट, यूनियन ऑफ ऑल द इंटरवल्स विथ नेगेटिव साइन। और S3 क्या होगा आपका, यूनियन ऑफ ऑल द इंटरवल्स with positive sign including the end points whenever possible। whenever possible वर्ड मुझे क्यों लगाना चाह रहा है कि इंक्लूडिंग द एंड पॉइंट्स के लिए, कि कभी कभी हो सकता है एंड पॉइंट्स इन्फिनिटी हो जा रहे हो, तो ऑब्वियसली वहां पे तो नहीं लगाओगे, इंक्लूड करोगे। हो सकता है कि जो आपके एंड पॉइंट्स है उस पर आपका फंक्शन डिफाइंड ही ना हो, है ना, तो ऐसे पॉइंट्स को आप नहीं इंक्लूड कर सकते। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा है इंक्लूड करो एंड पॉइंट्स को व्हेनेवर पॉसिबल। ऐसा हो सकता है पॉसिबल ही ना हो एंड पॉइंट्स को इंक्लूड करना, तो उस केस में आप नहीं करोगे। इसी प्रकार से S4 क्या होगा, यूनियन ऑफ ऑल द इंटरवल्स विद व्हाट, विद नेगेटिव साइन including the end points whenever possible। ठीक है, तो ये नियम है आपका। आपको नंबर लाइन पे इनको ड्रॉ करना है, उसके बाद AR के राइट में पॉजिटिव साइन लगाना है, AR के लेफ्ट में कैसा साइन लगाना है ये इससे डिपेंड करेगा कि जो x माइनस AR का कोफिशिएंट KR है वो ऑड है या इवन है ना। अगर वो ऑड है तो नेगेटिव साइन लगेगा लेफ्ट में, अगर वो इवन है तो पॉजिटिव साइन लगेगा। ये नियम जो आपने AR के लिखा है, यही नियम हर AI के लिए आपको आगे राइट टू लेफ्ट चलते हुए लगाना है। ठीक है ना। उसके बाद आप देखोगे कि लास्ट में जब आप ये राइट टू लेफ्ट पहुंच चुके होगे एकदम लेफ्ट में, तो आप देखोगे कि हर इंटरवल के पास कोई ना कोई साइन होगा, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। फिर आपको अगर पता करना है कि फंक्शन पॉजिटिव कहाँ है, तो आप वो सारे इंटरवल्स का यूनियन ले लो जहाँ जहाँ फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। जब आपको पता करना है कि fx नेगेटिव कहाँ है, तो वो सारे इंटरवल्स का यूनियन ले लो जहाँ जहाँ आपने नेगेटिव साइन रखा हुआ है ना इंटरवल्स में। और अगर ग्रेटर इक्वल टू 0 है तो बस एंड पॉइंट्स इंक्लूड हो जाएंगे। कभी कभी आप नहीं भी कर सकते हैं, हो सकता है डिनोमिनेटर में x-2 की टर्म हो, x-2 का होल स्क्वायर हो, तो आप 2 कैसे इंक्लूड कर दोगे, फंक्शन 2 पे डिफाइंड ही नहीं होगा। तो जहां संभव हो वहां पे एंड पॉइंट इंक्लूड करना है। कब, जब आपको ग्रेटर और इक्वल टू वाला केस डिस्कस करना है। लेस देन वाले में, ग्रेटर देन वाले में तो सिंपल फंडा है, आपको ओपन इंटरवल ही बनाने हैं। इसको एक एग्जांपल समझते हैं।
यहां तक आई होप सबको क्लियर है, ठीक है। सो लेट्स डू एन एग्जाम्पल। तो मान लीजिए मेरे पास मेरा फंक्शन है एक इस प्रकार का एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर और एक्स माइनस थ्री का होल क्यूब, और मुझे देखना है कि S1 क्या है। S1 क्या था, x बिलोंग्स टू क्या नाम है, रियल नंबर्स जिन पे एफ एक्स पॉजिटिव हो। S2 क्या था, वो रियल नंबर्स जिन पे एफ एक्स नेगेटिव हो। S3 क्या था, वो रियल नंबर जिन पे एफ एक्स ग्रेटर और इक्वल टू जीरो हो। और S4 क्या था, वो रियल नंबर जिन पे एफ एक्स लेस आर इक्वल टू जीरो हो। सपोज सबसे पहला काम आपको करना है कि ये जो भी आपको एफ एक्स दिया हुआ है उसको इस तरह से लिखो कि जो यहाँ पे ए आईज हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, क्योंकि हमने देखो यहाँ पे नियम में लिखा है कि A1 लेस देन A2 लेस देन AR होना चाहिए अगर आप एफ एक्स को इस फॉर्म में लिख रहे हो तो, है ना। तो सबसे पहला काम ये करते हैं। तो जब मैं एफ एक्स को उस फॉर्म में लिखना चाहूँगा, अभी अपने मन में कर सकते हो, एग्जाम में आपको दिखाना थोड़ी है कि क्या नाम है ये ऐसा ऐसा किया है आपने, ठीक है ना। तो सिंपल जो है x माइनस एक्स प्लस टू आएगा, उसके बाद आपका x माइनस, अच्छा ये लिखा ही हुआ है अच्छे से, सही है। फिर तो संयोग की बात है कि मैंने लिखा ही अच्छे से है। तो A1 माइनस टू है, A2 1 है और A3 जो है वो 3, ठीक। अब आपको करना क्या है, इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ कीजिए, किनको, ये पॉइंट्स -2 1 और 3। फिर चुपचाप जो 3 है ना उसके राइट में प्लस लगा दो। अब 3 के लेफ्ट में इस इंटरवल में प्लस साइन लगेगा कि माइनस साइन लगेगा, मतलब ये प्लस वाला प्लस ही रहेगा या प्लस वाला माइनस हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। दैट विल डिपेंड ऑन x माइनस 3 का पावर। इफ x माइनस 3 का पावर इज ऑड तो प्लस की जगह माइनस साइन आएगा, मतलब साइन चेंज होगा। अगर x माइनस 3 का पावर इज इवन तो वो जो आपका है प्लस का प्लस ही रहेगा। तो अगर x माइनस 3 की पावर देखो तो 3 है जो कि ऑड है, तो प्लस का यहाँ पे माइनस आ जाएगा। फिर अब मैं 1 के लेफ्ट में जाऊंगा, तो 1 के लेफ्ट में जाऊंगा, यहां साइन माइनस है, ये माइनस का माइनस ही रहेगा अगर x माइनस 1 जो है वो आपका वो पावर में इवन रखता है, और ये माइनस का प्लस हो जाएगा अगर x माइनस 1 का पावर ऑड है। तो x माइनस 1 का पावर संयोगवश इवन है, तो ये माइनस का माइनस ही रहा, ठीक। फिर मैं जाऊंगा -2 के लेफ्ट में। अब -2 के लेफ्ट में ये माइनस का माइनस ही रहेगा अगर x माइनस -2 का जो पावर है वो आपका इवन है, और ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, मतलब साइन चेंज हो जाएगा अगर आपका x माइनस -2 की जो पावर है, मतलब x प्लस 2 की जो पावर है वो ऑड हो जाए। तो x प्लस 2 की पावर संयोग बस यहाँ ऑड है, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। तो आप देखिए हर इंटरवल में कोई ना कोई साइन है, प्लस का या माइनस का। तो जो आपका S1 है जहां पे कि फंक्शन पॉजिटिव होना है वो सारे ओपन इंटरवल्स का यूनियन है जहां पे प्लस साइन लगा हुआ है। तो एक तो यहां लगा है, क्या है ये इंटरवल, -∞ से -2 यूनियन। दूसरा कहां लगा हुआ है, 3 से ∞, ठीक। फिर S2 जहां जहां नेगेटिव साइन है, -2 से 1 यूनियन 1 से 3। फिर S3 में क्या होगा, S3 में बस आपको n पॉइंट इंक्लूड करने हैं व्हेनेवर पॉसिबल। S3 आपका है जहां पे ग्रेटर और इक्वल टू 0 हो, तो ग्रेटर देन 0 वाला ये था। अब -∞ को तो आप नहीं इंक्लूड कर सकते क्योंकि -∞ तो रियल नंबर ही नहीं है। हाँ -2 को आप कर सकते हैं, तो -2 को कर दीजिए, क्योंकि -2 रखने पे कोई दिक्कत नहीं हो रही। यही अगर x + 2 वाली टर्म डिनोमिनेटर में होती तो आप ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि उस केस में फंक्शन -2 पे डिफाइंड ही नहीं होता, ठीक है ना। यूनियन 3 से ∞, तो ये हो गया जहां पे फंक्शन आपका ग्रेटर और इक्वल टू 0 है। यहाँ f(x) ग्रेटर इक्वल टू 0 है, यहाँ f(x) स्ट्रिक्टली लेस देन 0 है, यहाँ f(x) ग्रेटर देन 0 है। एंड व्हाट अबाउट S4 होगा जहाँ लेस आर इक्वल टू 0 हो। तो -2 से -1 क्लोज्ड यूनियन 1 से 3 क्लोज्ड, तो बेसिकली आपका -2 से 3 हो गया क्लोज्ड, है ना। तो -2 से 3 क्लोज्ड में फंक्शन आपका लेस और इक्वल टू 0, ठीक है भाई। इसमें किसी को कोई समस्या हो, एनी प्रॉब्लम? क्लियर है ना ये, ठीक।
ठीक है, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। सपोज S is this set, those real numbers for which 1 upon x is less than 1, then पहला S is 1 से इन्फिनिटी, दूसरा S is 0 से 1, तीसरा S is -1 से, एक मिनट ये क्वेश्चन में देख लेता हूँ। -इन्फिनिटी से 0, यूनियन 1 से इन्फिनिटी, तीसरा तो हो गया, चौथा S इज -इन्फिनिटी से 0। तो ये है आपका क्वेश्चन, जैसे ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करोगे ये कि सबसे पहला काम, आपको क्या लगता है आंसर बताओ, कोई गेस करो। अगर थर्ड तो आंसर है, गेस करने के लिए बोला मैंने, गेस सही कैसे हो सकता है? गेस बताओ, मतलब कहने का मतलब जो यूजुअली सोचते क्या सोचते फिर वो सही सोचा है तुमने, जैसे भी सोचा है आंसर तुम्हारा सही है, परंतु मतलब एक लेमन टर्म में कहा जाए, मतलब एक साधारण इंसान से पूछा जाए ये बताओ कि 1/x लेस देन 1 है तो x कहाँ होगा, तो वो कहेगा सर x होगा ना ग्रेटर देन 1, यही कहेगा ना, कहेगा रेसिप्रोकल कर दो, 1/x लेस देन 1 है तो रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल करने पे साइन चेंज हो जाता है तो x ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, है ना। तो ऐसा नहीं है, तो ऐसा क्यों नहीं है वही हम यहाँ पे देखने वाले हैं। अभी हमने जो नियम पढ़ा है वो इसीलिए पढ़ा है, जब मुझे ये सॉल्व करना है तो मैं कैसे सॉल्व करूँगा, देखिए 1/x लेस देन 1, इसका मतलब 1/x माइनस 1 लेस देन 0, इसका मतलब 1 - x/x लेस देन 0, इसका मतलब x - 1/x ग्रेटर देन 0, ये मेरा fx हो गया। तो क्या मैं fx को ऐसे लिख सकता हूँ, x - 0 की पावर -1 इंटू में x - 1, किसी को कोई दिक्कत? ये लिख सकते हैं ना हम। अब आप ये देखिए, क्योंकि हमने देखो वहां जो k1 k2 kr कहे थे वो कोई भी इंटीजर हो सकते थे, तो यहाँ पे हमारा जो x - 0 की पावर है k1 जो है वो k1 हमारा क्या है, -1 है। ठीक है, दूसरा काम क्या होता है कि आपको ये जहाँ पे पॉइंट जो है ना उनको ड्रॉ करना होता है नंबर लाइन पे, तो 0 हो गया, फिर यहाँ 1 हो गया, 1 के राइट में हमेशा प्लस साइन, अब 1 के लेफ्ट में प्लस होगा कि माइनस होगा वो इससे डिसाइड होगा कि x - 1 का जो पावर है वो इवन है या ऑड है, तो यहाँ x - 1 का पावर ऑड है तो यहाँ माइनस साइन आएगा। फिर 0 के राइट लेफ्ट में जो है इससे डिसाइड होगा कि x - 0 की जो पावर है वो इवन है या ऑड है, तो वो ऑड है, तो यहाँ पे माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक, तो कौन सा वो इंटरवल है जहाँ पे फंक्शन पॉजिटिव है, सॉरी कौन सा वो सेट है जहाँ पे फंक्शन पॉजिटिव है, तो कौन सा है वो बताओ, -इन्फिनिटी से 0 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, तो ये जो है आपका सही उत्तर है, ये बाकी जो है ऑब्वियसली फिर गलत उत्तर है। ठीक है, क्लियर है भाई ये? ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो। नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखिए आप,
पर हमने जो सॉल्व किया, जो हमको चाहिए था, उसको सॉल्व करने के बाद तो यही आया ना कि हमारा ये एफ एक्स पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मुझे 1/x लेस देन 1 चाहिए और अगर मैं ये फंक्शन एफ एक्स डिफाइन करूँ तो ये एफ एक्स मुझे क्या चाहिए, पॉजिटिव। ये एफ एक्स पॉजिटिव होना और इस फंक्शन का 1/x का 1 से लेस देन होना दोनों इक्विवेलेंट है। सही है या नहीं? तो हमने इसी को इसके एक इक्विवेलेंट फॉर्म में सॉल्व कर लिया ताकि हम वो वेवी कर्व मेथड लगा सकें। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन आप लोग मुझे करके बताइए। क्या है इसका आंसर? कौन सा आंसर है इसका? सेकंड आ रहा है। अच्छा, हाँ सेकंड ही है। ठीक है, कराओ इसको सॉल्व हैं। हाँ आसान सा है बहुत। ठीक है, आगे चलते हैं फिर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मॉड्यूलस फंक्शन। तो मान लीजिए आपके पास x कोई रियल नंबर है, तो जो आपको पता है देन मॉड्यूलस फंक्शन f इज अ फंक्शन फ्रॉम r टू r। ऐसे लिख दो डायरेक्टली फंक्शन के टर्म में, डेफिनेशन लिख देते हैं उसके बाद जाते हैं। सो अ फंक्शन या द फंक्शन, क्योंकि ये मॉड्यूलस फंक्शन भैया एक ही है, द फंक्शन f from r to r defined as fx is equal to x when x is positive, 0 when x is 0 and minus x when x is negative. This is called modulus function and it is denoted by mod x, या कह दो and its value fx at any point x belongs to r is denoted by what? this symbol mod x. that is basically I am saying कि fx को डिनोट करने के लिए जो यूज किया जाता है वो है mod x। ठीक है, तो mod x जो है बेसिकली पॉजिटिव हो, अगर x पॉजिटिव है तो x देगा, अगर x 0 है तो 0 देगा, अगर x नेगेटिव है तो -x देगा। तो अगर आप इसका ग्राफ बनाना चाहें तो ग्राफ कैसे बनेगा इसका? V शेप ना, ऐसे। यहाँ आपका 0 है और ये आपका y इक्वल टू x लाइन है और ये आपका y इक्वल टू -x लाइन है। ठीक है ना, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू mod x। ठीक, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। इससे पहला ये है कि mod x हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। दूसरा, जो mod x होगा वो मैक्सिमम होता है x और -x का। mod x इज मैक्सिमम ऑफ x एंड -x। तीसरा, जो mod x है अगर वो लेस देन n है, a है, तो फिर x हमेशा -a और a के बीच में होगा। अगर यहाँ इक्वल टू आ जाता है तो यहाँ इक्वल टू भी हो जाएगा। ठीक है ना, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट, mod x का स्क्वायर करो चाहे x का स्क्वायर, वो सेम आएगा हर रियल नंबर के लिए। mod ऑफ x इंटू वाई जो है वो mod ऑफ x इंटू mod ऑफ y होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, फॉर ऑल x एंड y बिलोंग्स टू r। ठीक है, mod ऑफ x प्लस वाई वो हमेशा लेसर इक्वल टू mod x प्लस mod y होता है।
इसको बोलते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। और इसी में है कि मॉड x प्लस वाई अगर किसी को इक्वल टू चाहिए मॉड x प्लस मॉड y के, तो ये केवल उन्हीं और उन्हीं x y के लिए होगा जिनका प्रोडक्ट ग्रेटर इक्वल टू 0 हो। तो मॉड x प्लस वाई इज मॉड x प्लस मॉड y इफ एंड ओनली इफ x इंटू वाई ग्रेटर इक्वल टू 0। इसी में एक और है कि अगर आपको मॉड x माइनस वाई इक्वल टू चाहिए मॉड x प्लस मॉड y के, दिस इज इफ एंड ओनली इफ x y लेस आर इक्वल टू 0। ठीक है। उसके अलावा मॉड ऑफ मॉड x माइनस मॉड y वो हमेशा लेस आर इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस वाई होगा फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू R। यहाँ पे भी फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू R, हर जगह ही जहाँ पे भी x y मैंने यूज़ किए हैं दे आर ऑल रियल नंबर्स। ठीक है ना। तो ये कुछ एक प्रॉपर्टीज़ हैं जो मॉड्यूलस के लिए आपको जाननी है ज़रूरी। जैसे अगर आप मॉड ऑफ x अपॉन वाई करेंगे तो ऑब्वियसली वो मॉड x अपॉन मॉड वाई आएगा फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू R विद y नॉट इक्वल टू 0। तो कुछ एक प्रॉपर्टीज़ है मॉड्यूलस फंक्शन की जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना। अब इसके बेस पे मैं अगर आपको एक क्वेश्चन दूं, लास्ट प्रॉपर्टी है मॉड ऑफ x बाई वाई इज मॉड x अपॉन मॉड वाई, जब भी x y रियल नंबर है और y नॉन जीरो है। ठीक है। नाउ राइट डाउन अ क्वेश्चन। क्वेश्चन है द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस x belongs to R of x upon में 1 minus x plus mod x is equal to x square upon में 1 minus x। पहला is unbounded subset of R, दूसरा does not have largest element, तीसरा does not have smallest element, चौथा does not have an upper bound। करिए क्वेश्चन, मैं यही हूँ। हो गया क्वेश्चन, क्या उत्तर है इसका? मैं आसान क्वेश्चन दे देता हूं, तुम लोग मजे में ले लेते हो। ये भी बहुत मुश्किल नहीं है। बताइए कोई आइडिया भाई? ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि इसमें जो है, देखो इसमें कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि मॉड x प्लस मॉड वाई बराबर मॉड x माइनस वाई या फिर मॉड x प्लस वाई जैसा कुछ हो रहा है। क्योंकि इधर देखो मॉड x प्लस मॉड वाई है और यहाँ बस ये पता करना है कि ये इन दोनों का डिफरेंस है कि ये इन दोनों का प्लस है। तो सपोज करो मैं a को ले लेता हूँ, मान लो x अपॉन में 1 माइनस एक्स, और b को ले लेता हूँ मैं x। तो जब मैं a माइनस बी करूँगा तो x अपॉन में 1 माइनस एक्स क्या आएगा? ये x माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स। तो a माइनस बी ही आ गया आपका। ठीक है, a माइनस बी आ गया आपका। क्या आ गया बेटा? एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स। तो देयर फोर वॉट वी वॉन्ट इज, हम चाहते हैं कि मॉड a, देखिए ये आपका मॉड a हो जाएगा प्लस अगला वाला मॉड b हो जाएगा, वो आ जाए मॉड ऑफ a माइनस बी। और ये कब होता है बेटा? ये तभी और तभी संभव है जब ए बी लेस आर इक्वल टू 0 हो।
और ए बी लेस आर इक्वल टू जीरो का मतलब x अपॉन में 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स लेस आर इक्वल टू जीरो। इसका मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स लेस आर इक्वल टू जीरो। इसका मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स माइनस वन जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू जीरो। ठीक है ना। तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए एक्स स्क्वायर, तो इसको आप लिखिए x माइनस जीरो का स्क्वायर और x माइनस वन की पावर माइनस वन मुझे ग्रेटर इक्वल जीरो चाहिए। अब आप वेवी कर्व मेथड लगाओ। वेवी कर्व मेथड लगाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जीरो ड्रॉ करना है, यहाँ पे वन ड्रॉ करना है। यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि ये ऑड है, और अगले वाले में फिर से इवन है तो यहाँ पे नेगेटिव ही रहेगा। क्लियर है। ठीक है कि नहीं। तो आपका जो रीजन है जहां पे आप, हाँ हाँ बेटा, इन्वर्ट नहीं किया मैंने x माइनस वन किया, तो मैंने माइनस वन से मल्टीप्लाई किया। तो जब माइनस वन से या किसी नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो पहले लेस आर इक्वल टू जीरो था। हाँ बिल्कुल उस फॉर्म में बनाने के लिए किया। ठीक है। तो आप बता सकते हैं कहाँ पे हमारा जो है मतलब ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वन ग्रेटर इक्वल टू जीरो है। बताइए कहाँ पॉजिटिव साइन लगा है, वन से इन्फिनिटी में। क्या वन में रख सकता हूँ इस फंक्शन में? नहीं, क्योंकि फिर डिफाइन नहीं होगा, डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा, तो मतलब वन पे ओपन रहने वाला है। यूनियन, और भी कोई हिस्सा है जहाँ पे पॉजिटिव रहा हो? नहीं, लेकिन कोई ऐसा हिस्सा है जहाँ पे जीरो आ रहा हो, क्योंकि हमको ग्रेटर और इक्वल टू जीरो आई है। तो हाँ, जीरो पे जीरो आ रहा है, तो यूनियन सिंगलटन जीरो, ये आपका सेट बनेगा। तो जिस सेट की ये बात कर रहे थे, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर सोल्यूशन टू दिस इक्वेशन, वो है ये सेट वन इन्फिनिटी यूनियन सिंगलटन जीरो। तो इस सेट का स्मॉलेस्ट एलिमेंट बता सकते हो क्या है? स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है? जीरो। लार्जेस्ट एलिमेंट, लार्जेस्ट एलिमेंट बताइए। डज नॉट एग्जिस्ट। क्या ये सेट बाउंडेड है? ये वाला हिस्सा देखो वन से इन्फिनिटी, ये कैसा हिस्सा है? अनबाउंडेड। तो ये सेट बाउंडेड नहीं है, तो नॉट बाउंडेड। बाउंडेड अबव नहीं है कि बाउंडेड बिलो नहीं है? बाउंडेड अबव नहीं है, है ना। बिलो तो है। किससे बाउंडेड बिलो है? जीरो से। ठीक है ना। तो ये आप देखो आंसर में क्या क्या था। क्या ये अनबाउंडेड सबसेट है? हाँ भाई है अनबाउंडेड सबसेट। डज नॉट हैव लार्जेस्ट एलिमेंट, सही बोल रहा है, नहीं है। डज नॉट हैव स्मॉलेस्ट एलिमेंट, गलत बोल रहा है क्योंकि इसका स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमने देखा जीरो है। डज नॉट हैव एन अपर बाउंड, सही बोल रहा है। ठीक है ना। आया समझ में सबको ये? ठीक है। तो ये जो इक्वलिटीज दी हैं, इनको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जहां जरूरत पड़े वहां यूज करना। आ सकते हैं ये, मतलब ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखिए। मैंने आप लोगों को ग्राफ ट्रेसिंग टेक्निक बता दी है रियल एनालिसिस में, बट वो ज़्यादा यूजफुल इसमें भी होंगी, क्या नाम है, कैलकुलस में भी। मान लीजिए एस जो है वो ये सेट है, ये क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन सबको विजिबल है? ठीक है।
तुरंत आंसर दे दो तो मैं खुश हो जाऊं। ठीक है, फिर अपना समय लो आप लोग। हाँ बच्चों, हो गया क्वेश्चन? हो गया? बताइए क्या उत्तर आया इसका। ओके ठीक है, हम ये करते हैं क्वेश्चन। देखो, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिए जाएं कि भाई एक तरफ एक फंक्शन आप देखो तो ये फंक्शन है आपका एफ एक्स और ये फंक्शन है जी एक्स, है ना। तो जब भी आपको दिया जाए कि वो रियल नंबर जिन पे एफ एक्स बराबर जी एक्स है, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि दोनों फंक्शन के ग्राफ बनाने हैं अगर संभव है तो, क्योंकि ये ऐसी कोई इक्वेशन नहीं है ना कि पॉलिनोमियल हो तो रूट निकाल लो, है ना। तो इस ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे ग्राफ से, कि अगर आपको देखना है कि साइन एक्स और एक्स बाई 10 जो है कितने पॉइंट पे बराबर हैं, तो बेसिकली देखना है कि इसके ग्राफ में, साइन एक्स के ग्राफ में और एक्स बाई 10 के ग्राफ में कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, मतलब इन दोनों के ग्राफ एक दूसरे को कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अगर आप साइन एक्स का ग्राफ बनाएं, ये आपका y इक्वल टू 1 है, ये y इक्वल टू -1 है। आई थिंक इस बार सही बन रहा है। यहाँ जाएगा, वापस आएगा, फिर यहाँ नीचे वैल्यू जाएगा -1, फिर ऊपर आएगा 0, फिर यहाँ जाएगा 1, फिर यहाँ जाएगा 0, फिर यहाँ जाएगा -1 एंड सो ऑन, ऐसे चलेगा। इसी प्रकार से यहाँ आया आपका 1, फिर यहाँ हो जाएगा 0, फिर 1 यूनिट ऊपर, फिर यहाँ, फिर 1 यूनिट ऐसे नीचे, इस प्रकार से चलेगा। ठीक है। अब जो है y इक्वल टू एक्स बाई 10, मुझे बस ये देखना है कि ये जो है x बाई 10, जैसे मुझे पता है ये वैल्यूज मेरी क्या है, 0 है, ये वैल्यू है मेरी पाई, ये है वैल्यू मेरी क्या नाम है 2 पाई, ये वैल्यू है मेरी 3 पाई एंड सो ऑन, यही है ना। इधर है आपका ये -पाई, -2 पाई। वैसे मुझे एक ही तरफ का देखना है, क्योंकि दूसरे हिस्से में जितनी बार एक हिस्से में कट कर रहा होगा y इक्वल टू एक्स बाई 10 का ग्राफ, उतनी ही बार दूसरे वाले हिस्से में भी कट कर रहा होगा। ठीक है ना। एक पॉइंट तो डेफिनेटली है दोनों के इंटरसेक्शन में, कौन सा, 0, क्योंकि x 0 रखने पे ये भी 0 देगा और x 0 रखने पे y इक्वल टू साइन एक्स भी 0 देगा। उसके अलावा बस मुझे ये देखना है कि y इक्वल टू एक्स बाई 10 का ग्राफ कब तक इस लाइन से नीचे रहेगा। कौन सी लाइन से? y इक्वल टू 1 लाइन से नीचे, और x इक्वल टू -1 वाली लाइन से, सॉरी, y इक्वल टू -1 वाली लाइन से ऊपर। बस ये मुझे देखना है। क्यों देखना है? ऑब्वियसली क्योंकि मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो आप देखिए, वैल्यूज देखते हैं हम निकाल के, रफ करते हैं थोड़ा सा। आप मुझे बताइए कि जब आपका y का वैल्यू होगा पाई, सॉरी x का वैल्यू होगा पाई, तो मुझे बता सकते हैं कि y अगर x बाई 10 है तो कितनी वैल्यू आएगी इसकी? पाई पे कितनी वैल्यू देगा ये? पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14 बाई 10। कितना आ गया ये? कितना आएगा ये? 0.314 ना। फिर x इज इक्वल टू 2 पाई पे निकालो वैल्यू, तो y इज इक्वल टू 3.14 बाई 5 हो जाएगा। ये कितना आएगा? 0.6 समथिंग। हाँ, कितना आएगा? 0.62 समथिंग। 3.14 बाई 5, अरे 0.62। फिर x इज इक्वल टू 3 पाई वैल्यू निकालो, तो ये हो जाएगा आपका 3 पाई बाई 10 की वैल्यू बताओ डायरेक्टली कितनी आएगी। आपके पास कैलकुलेटर अलाउड होता है एग्जाम में, पता है ना, तो इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। कैलकुलेटर में डालो 3 पाई बाई 10 कितना आएगा? कितना आ रहा है लगभग ये? .942। ठीक है। फिर x इज इक्वल टू 4 पाई पे वैल्यू बताना कितना आएगा। y इज इक्वल टू 4 पाई बाई 10।
1.1 पॉइंट आ गया ना, 1.256। इसका मतलब जो ये वाला हिस्सा है इसके आगे वाला मुझे बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि केवल 3 पाई तक वाले पे ही वैल्यू इसकी जो है 1.9 समथिंग आ रहा है, मतलब एक तो यहाँ होगा कहीं ना कहीं। और ऐसे ही इसी के करस्पॉन्डिंग एक पॉइंट जो है जो यहाँ पे आप बनाओगे ना अगला हिस्सा इसका, यहाँ पे जो आपका -3 पाई है, यहाँ पे कहीं ना कहीं उसके करस्पॉन्डिंग एक और वैल्यू आएगी। तो जो आपका ग्राफ होगा, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है ग्राफ पे, ठीक है ना, जो इंटरसेक्शन आने वाला है, इनको मिला दीजिए आप। तो जब आप इनको मिलाएंगे, अब आप देख लीजिए, क्योंकि इसके आगे जैसे ही आप वैल्यू लेंगे तो वो निकल जाएगा 1 से ऊपर, और इधर जो है -1 से नीचे निकल जाएगा ये y = x/10। तो ये कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है ये आप देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। समझ रहे हैं आप? बताइए। तो y = sin x का ग्राफ आपने बनाया, उसके बाद बस आपको ये देखना है कि जो आपका ये y = x/10 है ना, ये कब तक y = 1 और y = -1 के नीचे बीच में रहने वाला है, क्योंकि उसके बाहर निकल जाएगा तो फिर इंटरसेक्ट नहीं करेगा sin x के ग्राफ को ना, क्योंकि sin x की वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच में रहेगी। तो वो हमने बना के देख लिया कि 7 पॉइंट पे जो है ये ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब ये जो है आपका इसका आंसर 7 है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम के लिए सॉरी, अदरवाइज ये कब का हो गया होता है। ठीक है, ये समझ में आया आप लोगों को? तो इस प्रकार से प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को लिख देता हूं कि एक सेट है, ये तुरंत अभी करते हैं, जिसमें वो रियल नंबर आ रहे हैं जिनके लिए e⁻x + e⁻−x = sin x + cos x है। तो ये क्वेश्चन अगर आपको करना है कि कैसे करेंगे, ठीक है ना, तो पहले आपको ये शायद नियम पता हो, नहीं पता हो तो मैं लिख देता हूं कि अगर t पॉजिटिव है तो t + 1/t हमेशा ≥ 2 आएगा। अगर t पॉजिटिव है, if t is greater than 0 then t + 1/t हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू 2 आएगा। दूसरा, a sin x + b cos x का मॉड हमेशा लेसर इक्वल टू √2 होता है, सॉरी √a² + b² होता है। ये आपको दो चीजें बस ध्यान में रखनी है। तो अगर ये दो चीजें आपको पता है तो आप ये बताइए कि sin x + cos x का मॉड लेसर इक्वल टू हमेशा क्या रहेगा? √2। मतलब ये हुआ कि sin x + cos x की वैल्यू हमेशा √2 से लेसर इक्वल टू रहेगी और -√2 से ग्रेटर इक्वल टू। और जो e⁻x + e⁻−x है बेटा, क्या मैं इसको e⁻x + 1/e⁻x नहीं लिख सकता? एंड वी नो दैट e⁻x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो ये वाला आप नियम लगाइए कि अगर t पॉजिटिव है तो t + 1/t हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 2 रहेगा। तो क्योंकि e⁻x पॉजिटिव है, इसलिए e⁻x + 1/e⁻x हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 2 रहेगा। तो इसका मतलब e⁻x + e⁻−x हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 2 रहेगा। और sin x + cos x लेसर इक्वल टू हमेशा √2 रहना है। कहने का मतलब ये है कि एक है आपका y = 2 लाइन, ध्यान से समझिएगा, y = 2 लाइन, और एक है y = √2 लाइन। इस वाले फंक्शन का ग्राफ हमेशा इसके नीचे रहना है। मुझे नहीं पता कैसा बनेगा, बट ये पता है जो भी बनेगा, ये मैं ग्राफ नहीं बना रहा, बस बता रहा हूं कि इस लाइन के नीचे रहेगा। और इस वाले फंक्शन का ग्राफ हमेशा इस लाइन के ऊपर रहेगा। तो इस लाइन के ऊपर वाले हिस्से में और इस लाइन के नीचे वाले हिस्से में कुछ भी इंटरसेक्शन में आ सकता है क्या? पॉइंट नहीं आ सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेट है आपका वो एम्प्टी सेट बनेगा। दिस सेट S इज एम्प्टी सेट। ठीक है,
क्लियर है भाई? ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि भाई नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। तो आपको क्या करना है ऐसे क्वेश्चन के लिए, आपको ग्राफ बनाना है, ठीक है ना। ओके, एक और क्वेश्चन लिखिए आप लोग। मैं इसमें ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, बस ये बोल रहा हूं फाइंड द रेंज ऑफ y इज इक्वल टू एक्स अपॉन में 1 प्लस मॉड एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। इसका रेंज बताइए क्या आएगा। चलो ये मैं कर देता हूं। देखिए, सबसे पहली चीज कि मॉड एक्स के बारे में आपको क्या इंफॉर्मेशन है कि मॉड एक्स मैक्सिमम होता है एक्स और माइनस एक्स का। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स जो है वो भी लेस आर इक्वल टू होगा मॉड एक्स से, और माइनस एक्स जो है वो भी लेस आर इक्वल टू होगा मॉड एक्स से। तो एक्स ग्रेटर इक्वल टू हो जाएगा माइनस मॉड एक्स से। इस वाले से मैं दोनों साइड में -1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इक्वलिटी चेंज होकर यही बनेगी ना। तो हमारे पास ये आ गया कि x हमेशा माइनस मॉड एक्स से ग्रेटर इक्वल टू होगा और मॉड एक्स से लेसर इक्वल टू होगा। यहां तक क्लियर है सबको? अब आप ये देखो, अगर मैं किसी नंबर में -1 कर दे रहा हूं ऐड, मतलब बेसिकली मैं -1 कर रहा हूं उसमें, तो वो नंबर पहले वाले नंबर से छोटा हो जाएगा कि बड़ा रहेगा? बताओ। किसी नंबर में -1 कर दो तो पहले वाले नंबर से क्या हो जाएगा? इक्वल टू हो सकता है क्या? इक्वल टू भी नहीं हो सकता, स्ट्रिक्टली छोटा होगा, ठीक है ना। तो ये स्ट्रिक्टली छोटा होगा। और एक नंबर था मेरे पास, उसमें मैं 1 जोड़ दूं तो ऑब्वियसली ये जो नया नंबर आएगा पहले वाले से बड़ा हो जाएगा। तो अब अगर आप इस इंफॉर्मेशन को यहां यूज करें तो क्या आने वाला है कि x जो है वो लेस आर इक्वल टू मॉड x है और वो लेस देन है 1 प्लस मॉड x है, और x जो है ग्रेटर इक्वल टू माइनस मॉड x है और वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है -1 माइनस मॉड x है। तो मैं कह पाऊंगा कि -1 माइनस मॉड x इज लेस देन x इज लेस देन 1 प्लस मॉड x। या मैं कह सकता हूं कि माइनस टाइम्स 1 प्लस मॉड x इज लेस देन x इज लेस देन 1 प्लस मॉड x। अब पूरे को 1 प्लस मॉड x से डिवाइड कर दो। डिवाइड करने पे इनइक्वालिटी चेंज तब होती है जब जिससे डिवाइड कर रहे हो वो नेगेटिव है, बट 1 प्लस मॉड x कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि मॉड x हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0 है और उसमें आप 1 जोड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं इस पूरी क्वांटिटी से थ्रू आउट डिवाइड कर रहा हूं, so I'll be having -1 लेस देन x अपॉन में 1 प्लस मॉड x एंड दिस इज लेस देन 1। इसमें कोई डाउट है? और यही आपका y था। तो y की वैल्यू कहां आ गई? y की वैल्यू आ गई ओपन इंटरवल -1 से 1 में। मतलब जो हमारा गिवन फंक्शन है ये x अपॉन में 1 प्लस मॉड x, इसकी रेंज है ओपन इंटरवल -1 से 1, ठीक है। आपको रेंज निकालने के लिए क्वेश्चन नहीं आएगा ऑब्वियसली जैम में, लेकिन कहीं अगर काम आ जाए या कोई 12वीं वाला बच्चा आपसे पूछ ले तो बताने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना आपसे, तो इसलिए मैंने करा दिया, ठीक है, हाउ टू फाइंड रेंज वगैरह। बट आप इतना परेशान मत होइए, आपके में नहीं आएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्वाड्रेटिक फॉर्म। क्वाड्रेटिक क्या बोल दूं मैं, एक्सप्रेशन। पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो मान लीजिए आपके पास इसमें है क्या कि आपको एक फंक्शन गिवन है इस प्रकार का ax² प्लस bx प्लस c, जहां a b और c ये कोई भी रियल नंबर्स हैं, बस a के पास एक एक्स्ट्रा कंडीशन है कि वो नॉन जीरो होना चाहिए। तो बेसिकली हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है एक,
हम जानना क्या चाह रहे हैं कि ये जो है हमारा टास्क क्या होगा, इसमें हम क्या सीखने वाले हैं। टास्क है कि एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो कब होगा, एफ एक्स लेस देन जीरो कब होगा, ये हमारा टास्क है, ये हम देखना चाह रहे हैं। ठीक, तो देखिए जरा ध्यान से, मतलब कौन से x के लिए ये पॉजिटिव होगा, कौन से x के लिए नेगेटिव होगा, ये हम बेसिकली देखना चाह रहे हैं। और इनफैक्ट मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं इस पे पॉजिटिव नेगेटिव देखने के लिए मैं x नहीं ढूंढने वाला हूँ, कौन से x के लिए पॉजिटिव कौन से x के लिए नेगेटिव, बल्कि मैं ये ढूंढने वाला हूँ कि डिस्क्रिमिनेंट आपने सुना होगा, तो मैं ये बताने वाला हूँ आपको इसमें कि डिस्क्रिमिनेंट में ऐसा क्या सिंबल हो, मतलब पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कि मैं इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के बारे में कह सकूं कि ये पॉजिटिव होगा या फिर ये नेगेटिव होगा। मतलब इसका पॉजिटिव होना और इसका नेगेटिव होना हम देखने जा रहे हैं कैसे रिलेटेड है इसके डिस्क्रिमिनेंट्स। ठीक है ना, तो देखते हैं। सबसे पहली चीज, मैं अगर इस पूरे टर्म में से ए कॉमन ले लूं तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी। अब आप इस टर्म को परफेक्ट स्क्वायर बनाओ जो यहाँ पे है, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर और माइनस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर प्लस। अब ये आपका यहां से यहां तक बन जाएगा एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 4a प्लस सी। अब आप a से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करो, दिस इज a इंटू में x प्लस बी अपॉन में 2a का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 4a प्लस सी, विच इज a इंटू एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर और प्लस, ध्यान से देखिएगा ये क्या होगा, ये हो जाएगा 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन क्या 4a। यहां तक किसी को कोई संदेह तो आप बताइए, यहां तक सब क्लियर है? परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं? परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं? परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करोगे? हाँ बिल्कुल, ताकि जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो 2 टाइम्स होता है ना, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना, तो इसका एक स्क्वायर यही टर्म बनेगी। अब क्योंकि मुझे ये टर्म एक्स्ट्रा चाहिए थी इसलिए मैंने प्लस भी यही टर्म की है और माइनस भी यही टर्म, ठीक है। अब ये हो गया आपका। अब अगर आप यहां से ध्यान से देखो तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा, अज्यूमिंग कि x इज नॉट माइनस बी बाई ए, क्योंकि x अगर माइनस बी बाई ए हुआ तो ये जीरो हो जाएगा, बट आई एम अज्यूमिंग दैट x इज नॉट इक्वल टू, हाँ बेटा, हाँ ए स्क्वायर था ना यहाँ, जब b बाई टू ए का होल स्क्वायर करोगे तो बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर होगा ना, तो एक एक कैंसिल हुआ तभी तो 1 अपॉन 4a बचा बी स्क्वायर में, ठीक है। इस टर्म का स्क्वायर क्या आएगा, है ना, ओके। तो अज्यूमिंग कि x इज नॉट इक्वल टू माइनस बी बाई ए, क्यों ऐसा अज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि जब हम फंक्शन के पॉजिटिव होने की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली फिर जीरो तो नहीं लेंगे ना कंसिडर में। दूसरी बात, अगर ये जीरो हो भी जाए तब भी अगर मुझे देखना है कि पॉजिटिव होगा तो क्या उसके लिए भी कोई कंडीशन है, वो भी हम देखने वाले हैं, ठीक है। फिलहाल ये मान के चलते हैं, या आप चाहो तो यहाँ ग्रेटर इक्वल टू लगा दो, चलो ठीक है, जस्ट प्लेस हियर ग्रेटर इक्वल टू। अब अगर मुझे एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो चाहिए, ठीक है ना, सो दिस इज इफ एंड ओनली इफ ये वाला हिस्सा तो मेरा ग्रेटर इक्वल टू जीरो है, ठीक। अगर ये वाला हिस्सा मेरा पॉजिटिव हो जाए, या उल्टा चलते हैं, ध्यान से देखिएगा, अगर a पॉजिटिव हो जाए तो ये पूरा हिस्सा मेरा क्या हो गया, ग्रेटर इक्वल टू जीरो, और 4ac माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि a पॉजिटिव हो गया है, अगर ये भी पॉजिटिव हो जाए, 4ac माइनस बी स्क्वायर भी पॉजिटिव हो जाए, तो अगर a भी पॉजिटिव हो जाए और 4ac माइनस बी स्क्वायर भी पॉजिटिव हो जाए तो क्या ये इंप्लाई हो जाएगा
कि एफ एक्स पॉजिटिव है? बताइए। ठीक है ना? इसका मतलब ये हुआ कि ए पॉजिटिव एंड 4ac माइनस बी स्क्वायर क्या है? डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। आपको चाहिए कि 4ac माइनस बी स्क्वायर पॉजिटिव हो, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। तो अगर आपको एफ एक्स पॉजिटिव चाहिए तो पहली बात ए पॉजिटिव होना चाहिए, और दूसरी बात बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब डिस्क्रिमिनेंट जो है वो नेगेटिव होना चाहिए। और इसका कन्वर्स भी आप अप्लाई कर सकते हैं कि अगर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है तब तो पॉजिटिव होगा ही फंक्शन, साथ में अगर आप फंक्शन पॉजिटिव भी रखेंगे तो ऑटोमेटिकली ए को पॉजिटिव होना पड़ेगा क्योंकि ये नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है, और इसको फिर नेगेटिव होना पड़ेगा। ठीक है ना? तो हम ये कह पाएंगे कि एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 इफ एंड ओनली इफ पहला a इज पॉजिटिव एंड d इज नेगेटिव। d स्टैंड फॉर द डिस्क्रिमिनेंट। इसी प्रकार से अगर मुझे एफ एक्स नेगेटिव चाहिए, अगर मुझे एफ एक्स नेगेटिव चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? a को नेगेटिव लेना पड़ेगा और इस वाले एक्सप्रेशन को भी नेगेटिव लेना पड़ेगा। इस वाले एक्सप्रेशन को नेगेटिव करने के लिए बस जो न्यूमरेटर है आपका वो नेगेटिव रखना पड़ेगा, मतलब अब आपका जो d है वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है ना? तो दूसरा कि एफ एक्स इज नेगेटिव इफ एंड ओनली इफ a इज नेगेटिव एंड d इज पॉजिटिव। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका पॉजिटिव है, ठीक है, और a नेगेटिव है तो आपका एफ एक्स नेगेटिव होगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका नेगेटिव है और a पॉजिटिव है तो एफ एक्स आपका पॉजिटिव होगा। ये हो गया आपका। ये कौन सा एफ एक्स के लिए बात कर रहे हैं हम? वो एफ एक्स के लिए बात कर रहे हैं जहां पे एफ एक्स है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विद ए नॉट इक्वल टू 0। ये क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो एक क्वेश्चन करते हैं। क्लियर है सबको? ओके, सो राइट डाउन अ क्वेश्चन। Let S be the collection of all those real numbers so that 3x square plus ax plus 3 is greater than 0. Then पहला S is unbounded, दूसरा S is bounded and supremum of S is equal to 6, infimum of S is equal to -6, तीसरा S is union of two distinct non-trivial open intervals। नॉन ट्रिवियल मतलब वो सिंगलटन वाले को इंटरवल मत मानो और एम्प्टी वाले को भी इंटरवल मत मानो। S इज कनेक्टेड। कनेक्टेड क्या होता है? तो रियल नंबर का कोई सबसेट कनेक्टेड होने का मतलब इंटरवल है। कनेक्टेड को आप इंटरवल से रिप्लेस कर सकते हैं। अ सेट इज कनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ इट इज एन इंटरवल। ठीक है ना? चलिए ये क्वेश्चन करके दिखाइए मुझे। हो गया बेटा ये क्वेश्चन? हो गया या नहीं? हाँ या ना कुछ तो बोलो। क्या कह रहे हो? हाँ सेकंड सही है, बिल्कुल सही है, सेकंड है। तो इसमें बेसिकली यही करना था ना, आपको देखना था कि इसको अगर मैं एफ एक्स बोल रहा हूँ, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ये पॉजिटिव कहाँ होगा? तो हमने अभी देखा था कि अगर एफ एक्स आपका इस प्रकार का एक्सप्रेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और आपको देखना है कि पॉजिटिव कहाँ होगा, तो आप देख लो ए पॉजिटिव हो और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो। तो ए तो संयोग बस खुद ही पॉजिटिव दिया है क्योंकि ए आपका 3 है, तो बस आपको डिस्क्रिमिनेंट चेक करना है कि वो नेगेटिव हो। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना। तो यहाँ बी की जगह पे क्या है? ए दिया हुआ है,
तो ए स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 3 ए हो गया और सी हो गया आपका 3। ये क्या होना चाहिए, नेगेटिव। मतलब ये हुआ कि ए स्क्वायर माइनस 36 लेस देन 0। मतलब ये हुआ कि ए स्क्वायर लेस देन 36। मतलब ये हुआ कि आपका मॉड ए स्क्वायर इज लेस देन 36। इसका मतलब मॉड ए स्क्वायर लेस देन 6 का स्क्वायर। तुम ये भी कह सकते थे कि सर आप यहाँ पे क्या नाम है दोनों साइड में स्क्वायर रूट ले लो तो ए लेस देन 6 आ जाएगा, बट ये गलत है, क्योंकि स्क्वायर रूट लेने से पहले इंश्योर करना पड़ता है कि जो दोनों साइड क्वांटिटी है वो नॉन नेगेटिव हो। तो अब मैंने ये इंश्योर कर दिया है कि मॉड ए स्क्वायर जो है वो हमेशा नॉन नेगेटिव है, तो अब मैं स्क्वायर रूट ले सकता हूँ। तो मॉड ए विल बी लेस देन व्हाट, कितना, 6। तो मॉड ए लेस देन 6 मतलब ए कहाँ बिलोंग कर रहा है, -6 से 6। तो आपका जो सेट एस था जिसमें वो रियल नंबर ले रहे थे जिनके लिए ये पॉजिटिव आए, दिस इज सेम एज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स फ्रॉम -6 to 6। तो अब इसलिए ये सेट बाउंडेड है। और सुप्रीमम क्या है एस का, 6 है, और इन्फीमम क्या है एस का, -6 है। कोई भी ऐसा इंटरवल हो ए कॉमा बी टाइप का जहाँ ए और बी रियल नंबर हो, तो सुप्रीमम जो, और ए लेस देन बी हो, तो सुप्रीमम जो है वो बी आता है और इन्फीमम जो है वो क्या आता है, ए आता है। सिंपल, याद रखिएगा आगे से। तो ये आपका 6 और -6 आ गए सुप्रीमम इन्फीमम रिस्पेक्टिवली, और ये बाउंडेड आया। तो बाउंडेड है और इसका सुप्रीमम 6 है और इन्फीमम -6 है। क्या ये कनेक्टेड है, क्या ये इंटरवल आया है, हाँ आया है। अब मैंने कहा कनेक्टेड और इंटरवल का सेम मतलब है, तो ये वाला भी सही है, फोर्थ भी सही है, एस इज कनेक्टेड। फिर कह रहे हैं कि क्या एस जो है यूनियन ऑफ टू डिस्टिंक्ट नॉन ट्रिवियल ओपन इंटरवल है, तो नहीं, एस खुद ही एक नॉन ट्रिवियल ओपन इंटरवल है। इसको दो डिस्टिंक्ट का यूनियन आप नहीं लिख सकते, क्योंकि दो डिस्टिंक्ट नॉन ट्रिवियल ओपन इंटरवल जैसे ऐसा होता कोई 1, हाँ बेटा, कहाँ से दोबारा से बताना है, कहाँ से बताना है दोबारा से, यहां वाला, इसका सुप्रीमम क्या होगा, ये हटा देते हैं अभी। इसका सुप्रीमम -6 से 6 इंटरवल जो है उसका सुप्रीमम होता है आपका 6 और इन्फीमम होता है -6। कोई, मैंने ये बताया कि कोई भी ऐसा इंटरवल हो ए कॉमा बी टाइप का, सुप्रीमम बी आएगा और इन्फीमम हमेशा ए आएगा। शर्त ये है कि ए और बी रियल नंबर हो और ए लेस देन बी हो। तो वो दोनों चीज़ें यहाँ पे हैं, तो ये बाउंडेड है। कैसे बाउंडेड है, -6 और 6 के बीच में है सारे इसके एलिमेंट्स, और इसका सुप्रीमम 6 है, इन्फीमम -6 है। ठीक है, तो ये बाउंडेड हो गया और सुप्रीमम 6 है, इन्फीमम -6 है। फिर एक और ऑप्शन है कि एस कनेक्टेड है क्या, तो हाँ एस कनेक्टेड है। कैसे, क्योंकि मैंने बताया कनेक्टेड का मतलब इंटरवल, तो क्या एस एक इंटरवल आया है, हाँ एस एक इंटरवल आया है -6 से 6, तो एस कनेक्टेड है। तो ये कनेक्टेड भी है और इसका बाउंडेड भी है, और इसका जो सुप्रीमम है वो 6 है और इन्फीमम जो है वो -6। फिर ये ऑप्शन है क्या ये अनबाउंडेड है, नहीं गलत है, क्योंकि बाउंडेड आया है। क्या ये यूनियन ऑफ टू डिस्टिंक्ट नॉन ट्रिवियल ओपन इंटरवल्स है, मतलब ये पूछ रहे हैं कि क्या एस जो है वो ऐसा है क्या, ए कॉमा बी यूनियन सी कॉमा डी, जहाँ ए और बी भी रियल नंबर हो, ए लेस देन बी हो, और सी और डी भी रियल नंबर हो, सी लेस देन डी हो, और ए नॉट इक्वल टू सी और बी नॉट इक्वल टू डी, ऐसा है क्या। ऐसा तो नहीं लिख सकते ना आप। क्या -6 को आप दो ऐसे इंटरवल्स का यूनियन लिख सकते हो, ए कॉमा बी यूनियन सी कॉमा डी टाइप का, ओपन होने चाहिए, नहीं लिख सकते हो, ठीक है ना, क्लियर है। तो इसलिए ये वाला जो है आपका गलत है। तो आज यही क्लास समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है, अदरवाइज हम मीटिंग एंड करें। है कोई क्वेश्चन? एज यूजुअल नहीं है कोई क्वेश्चन, ठीक है।